नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स की श्रृंखला में जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैराथन क्लास लाऊंगी, लेकिन किन्हीं कारणों के वश मैं मैराथन क्लास नहीं ला पा रही हूँ और जो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण आप देखने में उबाऊपन महसूस करते हैं। इसलिए मैं टॉप 100 की श्रृंखला से आपके संपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक और सिलेबस को कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रमुख बैठक, सम्मेलन, आयोजनकर्ता, खेल और अन्य। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण बैठकें जो कि 2022 में कहाँ पर आयोजित की गई या आगे 2023 में कहाँ आयोजित की जा सकती हैं, या महत्वपूर्ण खेल जो किस देश में आयोजित हुए हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारा सम्मेलन है जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP 26। तो COP 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो आयोजन है वह 2022 में 26वीं बैठक आयोजित की गई। कहाँ पर? तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। ग्लासगो स्विट्जरलैंड में COP 26 की 2022 में बैठक आयोजित की गई है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सन 2023 में यह बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये आयोजित की जाएगी स्पेन मैड्रिड में। नेक्स्ट देखेंगे 17वें G20 शिखर सम्मेलन का 2022 में आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसकी बैठक आयोजित की गई इंडोनेशिया में। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की बैठक इंडोनेशिया में। 2023 में कहाँ होगी, तो 2023 में यह बैठक भारत नई दिल्ली में होगी। देखिए, अभी हाल ही के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो कि आपके लगभग 1 महीने के अंदर आए हैं, उनके अनुसार जो शहर आपका भारत का दिखा रहा है G20 शिखर सम्मेलन का, वह 2023 में दिखा रहा है नई दिल्ली। इसके पहले की अगर सरकारी रिपोर्ट की बात करें, तो अगर हम G20 के प्लेटफॉर्म में जाकर के एक सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते हैं तो हमें स्थान मिलता है जम्मू कश्मीर। तो अगर आपके ऑप्शन में नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो मेरा मानना है कि आप जम्मू कश्मीर को टिक कीजिएगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पेपर आपके पहले अरेंज किए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर नई दिल्ली ऑप्शन में है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी परेशान ना हो कि दोनों ऑप्शन हुए तो क्या हुआ, तो भैया कॉमन नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार COP 26 का आयोजन ग्लासगो स्विट्जरलैंड में यानी कि 2022 में किया गया। 2023 में कहाँ किया जाएगा? स्पेन मैड्रिड में। G20 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया में। 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो अपने देश भारत में। चूंकि यह बात भारत की हो रही है और भारत में इसकी आयोजन होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला देख लेंगे, SCO 2022 की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो SCO की जो 2022 की बैठक है वह समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। लेकिन 2023 में कहाँ आयोजित की जाएगी, तो भारत में। जो बैठकें, जो भी आयोजन आपके 2023 में भारत में होने वाले हैं या 2022 में भारत में हुए हैं, वो सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन भारत में होगा और 2023 में SCO का शिखर सम्मेलन भी भारत में ही होगा। अगला देखेंगे, G7 2022 की अध्यक्षता या बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये आयोजित की गई है जर्मनी में। G7 2022 की बैठक जर्मनी में। G7 2023 में इस बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान में। नेक्स्ट देखेंगे नाटो। देखिए, प्रमुख सहयोग संगठन वगैरह आपके टॉपिक में दिए गए हैं, तो इनसे करंट में भी रिलेट करके आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो जिसका मुख्यालय जो कि ब्रुसेल्स में है, इसकी 2022 की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो मैड्रिड स्पेन में। और 2023 में कहाँ की जाएगी, तो लिथुआनिया में। उम्मीद कर रही हूँ कि आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वें कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो सन 2022 में इसी वर्ष आपके कॉमनवेल्थ गेम यानी कि जो राष्ट्रमंडल खेल है उनका आयोजन कहाँ किया गया? बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। और ये किस क्रम के थे, तो 2022 में ये 22वें क्रम के ही थे। अगली बार 2026 में 23वें क्रम के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसके लिए स्थान सुनिश्चित किया गया है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखेंगे, ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप क्रिकेट से रिलेटेड यानी कि इंडियन काउंसिल क्रिकेट जो है आपके अंडर-19 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में किया गया। और वहीं अगर ICC महिला वर्ल्ड कप की बात करें तो यह न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हॉकी वर्ल्ड कप 2023
तो हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 में भारत में किया जाएगा। और भारत में भी कहा तो भारत के उड़ीसा भुवनेश्वर में बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम है, वहाँ पर आपके हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थॉमस कप 2022, तो थॉमस कप जो कि फुटबॉल से संबंधित थॉमस कप जिसका संबंध बैडमिंटन से है और यह पुरुष वर्ग से संबंधित आपका कप है। इसकी जो प्रतियोगिता है यह बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई और इसमें जो विजेता रहा है वह आपका भारत रहा है, लगातार 14 बार विजेता रहा इंडोनेशिया को हरा करके। अगला देखेंगे, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बेलग्रेड में किया गया। इसके साथ साथ फीफा 2022 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो कतर की राजधानी दोहा में। और 2026 में इसका आयोजन उत्तरी अमेरिका में किया जाएगा। एक बार फिर से देख लेंगे कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किए गए, वेस्ट इंडीज में, और महिला वाले न्यूजीलैंड में। हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ होगा, भारत में। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि एससीओ की 2023 में बैठक कहाँ होगी, भारत में। G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा, भारत में। कोप 26 2022 कहाँ हुआ, ग्लासगो स्विट्जरलैंड में। 27वां कहाँ होगा 2023 में, स्पेन मैड्रिड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हम देखेंगे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। देखिए, परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आप पढ़ाई की पोथी के प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पूरे धैर्य से, इत्मीनान से तैयारी को अपनी जारी रखिए। आप जहां भी, जैसा भी, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, अब बस रिवीजन के तौर पर ज़्यादा पढ़िएगा और नई चीज़ों को कम ध्यान दीजिएगा। तो एन बिन वैक्स 2022 जो युद्धाभ्यास है किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो भारत और वियतनाम के मध्य। देखिए, युद्धाभ्यास आपके महत्वपूर्ण है, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास अगर पूछा जाए तो किन 2 देशों के बीच में होता है, तो समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इसके साथ साथ यही अभ्यास आपका भारत और जापान के मध्य भी होता है। इसीलिए मैंने दोनों ऑप्शंस को साथ में रख लिया है कि समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास अगर आपसे पूछा जाएगा तो यह भारत और फ्रांस या तो भारत और जापान के मध्य आयोजित होता है। अगला देखेंगे, अल नजहा एक्सरसाइज भारत और ओमान के मध्य संपन्न होती है। युद्धाभ्यास नाम से ही आपका एक युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। वज्र प्रहार आपके जो एक्सरसाइज है यानी कि वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, इसका आयोजन भारत और यूएसए यानी कि अमेरिका के मध्य किया जाता है। वहीं एक्वेरियन एक्सरसाइज का शुभारंभ या आपके कह सकते हैं एक्वेरियन एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य आयोजित होती है, तो भारत और मालदीव के मध्य। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही स्पीड में सुपर फास्ट तरीके से वीडियो चल रहा है, 1 सेकंड भी आपको रुकने ठहरने का मौका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरियों को समझने की कोशिश कीजिए। कम समय में सबसे ज़्यादा आप तक चीज़ों को पहुंचाना, लिमिटेड समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाना, बस यही इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। बाकी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ एक प्रश्न बोल करके आपका 2 से 4 मिनट प्रत्येक प्रश्न के बाद समय खराब कर सकती हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद आपको क्या अच्छा मिला है, क्या खराब मिला है, ये अनुभव आप जब परीक्षा हाल में बैठेंगे तो स्वयं कर सकेंगे, बशर्ते आपने मेरे द्वारा दिए गए प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखा हो, लास्ट तक सुना हो और जितनी भी एक्सरसाइजेज मैं करवा रही हूँ उन सभी पर अपने लास्ट तक पहुँच बनाई हो। ऐसा नहीं है वीडियो को ओपन किया, 2 मिनट देखा और भाग गए। ऐसे लोग सिर्फ भागते रहते हैं, उन्हें कभी कुछ नहीं मिलता है। अगला देखेंगे, उदार शक्ति 2022 का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया, तो उदार शक्ति का आयोजन किया गया भारत और मलेशिया के मध्य। उदार शक्ति का आयोजन किसके मध्य किया गया, भारत और मलेशिया के मध्य। पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किसके मध्य किया गया, तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है। सिम्बैक्स एक्सरसाइज किसके मध्य होती है, तो सिंगापुर और भारत के मध्य। सिम्बैक्स किसके मध्य, सिंगापुर और भारत के मध्य। नेक्स्ट देखेंगे, वोस्टोक 2022 का आयोजन किसके मध्य किया गया, तो वोस्टोक 2022 एक्सरसाइज का जो आरंभ है वह रूस में किया गया जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है। सिटमैक्स एक्सरसाइज किसके मध्य होती है, तो सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत के मध्य होती है, जबकि जो सिटमैक्स है वह सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के मध्य होती है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के मध्य आयोजित होती है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके मध्य आयोजित होती है, तो भारत और चीन के मध्य। काजिंद एक्सरसाइज किसके बीच होती है, तो काजिंद होती है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। देखिए, काजिंद और कजाकिस्तान, तो वेरी सिंपल, काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के मध्य। रिमपैक 2022 का आयोजन किसके मध्य होता है, तो रिमपैक्स 2022 का आयोजन यूएसए यानी कि अमेरिका में होता है, जिसमें
भारत की तरफ से INS सतपुड़ा भाग लेता है। अगला देखेंगे इंद्र एक्सरसाइज तो भारत और रूस के मध्य होती है। वहीं मालाबार एक्सरसाइज जिसमें 4 देश शामिल होते हैं और इन चारों देशों को सम्मिलित रूप से क्वाड देश के नाम से जाना जाता है। अब क्वाड में कौन कौन से 4 देश हैं, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मिलकर के 4 देश क्वाड का निर्माण करते हैं और ये चारों देश संयुक्त रूप से मालाबार एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। अगला देखेंगे खंजर युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य। खंजर किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान। अगला देखेंगे गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति एक्सरसाइज किसके मध्य होती है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। और शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य। सुरक्षा कवच 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो पुणे में किया गया, जिसमें सेना और पुलिस दोनों ने संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास जो है संपूर्ण किया है। अगला देखेंगे एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज का आरंभ कहाँ किया गया है, तो एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज का आयोजन भारत और ओमान के मध्य किया गया है। अभी अभी मैंने भारत और ओमान के बीच होने वाली एक और एक्सरसाइज बताई थी और उसका नाम था अल नजाह। फिर से बता रही हूँ, हो सकता है यही आपसे पूछ ली जाए कि अल नजाह एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य आयोजित होती है, तो भारत और ओमान के मध्य। धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज किन के मध्य होती है, तो भारत और जापान के मध्य। धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज किन के मध्य होती है, भारत और जापान के मध्य। लामीतीय एक्सरसाइज किन के मध्य आयोजित होती है, तो भारत और सेशेल्स के अंतर्गत। लामीतीय भारत और सेशेल्स, धर्म गॉर्जियन भारत और जापान। एक्स ईस्टर्न और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे अल नजाह किसके साथ, भारत और ओमान के साथ। अब हम कुछ ऑपरेशन देखेंगे, जैसे ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किससे है, तो गांजा की खेती को रोकने के लिए। गांजा की खेती को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन परिवर्तन। अगला देखेंगे ऑपरेशन देवी शक्ति। बहुत ही ज़्यादा प्रचलित शब्द ये रहे हैं और ये पूछे भी जा सकते हैं। तो ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है, अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे उनको वापसी लाने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसे देवी शक्ति के नाम से जाना गया। ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उनको सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक ऑपरेशन चलाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम वह प्रश्न पढ़ेंगे जो वन लाइनर के माध्यम से सीधे सीधे छपेंगे। जैसे सुपेस पोर्टल का संबंध किससे है, पिछली बार पूछा गया प्रश्न और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो सुपेस पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चलाया गया जो कि कानूनी अनुबंध में न्यायाधीशों की सहायता करता है। अगला देखेंगे डिजिटल संसद ऐप। कुछ महत्वपूर्ण ऐप, महत्वपूर्ण पोर्टल, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण आपकी इस वर्ष की लिखित रचनाएं रही हैं, पुस्तकें रही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंसना तय है यहाँ से, तो वीडियो छोड़ करके जा रहे हैं आप, अपना नुकसान कर रहे हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करें। मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहते हैं तो आप जरूर ही अपने 1 से 2 नंबर तय कर रहे हैं। तो डिजिटल संसद ऐप किसके द्वारा चलाया गया है, तो लोकसभा सचिवालय के द्वारा डिजिटल संसद ऐप चलाया जा रहा है। किस लिए, तो संसद की कार्यवाही की जानकारी लोगों को उपलब्ध करवाना। सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक लोकसभा की कार्यवाही को पहुंचाया जा सके डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट देखेंगे सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप आपके केंद्रीय सहकारिता न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है और यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला सुगम्य भारत ऐप किससे संबंधित है, तो दिव्यांग एवं वरिष्ठों की समस्याओं को रजिस्टर करना। तो आपके केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा सुगम्य भारत ऐप इसलिए चलाया गया ताकि हम जितने भी दिव्यांग लोग हैं, इसके साथ साथ वरिष्ठ लोग हैं, उनकी समस्याओं को रजिस्टर्ड कर सकें। अगला देखेंगे समर्थ पोर्टल। तो समर्थ पोर्टल या समर्थ पहल का संबंध किससे है, तो समर्थ पहल आपके चलाई जा रही है लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग द्वारा और इसका संबंध किससे है, तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, महिलाओं को उद्यम में भागीदारी करना और महिलाओं को उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए समर्थ नामक पोर्टल चलाया जा रहा है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो लघु एवं मध्यम सूक्ष्म उद्योग के द्वारा। अगला देखेंगे विनय समरस्य योजना। विनय समरस्य योजना किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक से। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ना ही छोड़ करके जाइएगा। तो विनय समरस्य योजना किस सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, कर्नाटक सरकार के द्वारा। किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जागरूकता।
हम देख रहे हैं कि हमारे गांव समाज ग्राम पंचायतों में अधिकतर लोग जातिगत भेदभाव से ग्रसित हैं। तो उसको समाप्त करने के लिए, उनके पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए एक विनय समरस्य नामक योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगला देखेंगे निर्भया एक पहल। अब चूंकि आप उत्तर प्रदेश से रिलेट कर रहे हैं, यूपी पैट में बैठने जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है निर्भया एक पहल नामक जो योजना है, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से आपकी 75,000 महिलाओं को बैंक से जोड़ना व उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना उद्देश्य है। तो बैंक से ज़्यादातर महिलाओं को जोड़ना और उन्हें कम ब्याज में ऋण प्रदान करना, ताकि वे अपने उद्योग धंधे और स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकें। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी पहल चलाई जा रही है? तो निर्भया एक पहल। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के ही द्वारा आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना भी चलाई गई, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कंगना रनौत। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर यदि पूछ लिए जाएं तो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अक्षय कुमार। इस प्रकार आप चीज़ों को रिवाइज करते रहें। अगला प्रश्न देखेंगे प्रमुख पुस्तक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकों को ही मैंने यहाँ पर शामिल किया है, और बाकी जो भी चीज़ें यदि आपकी शेष रह जाती हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप ज़रूर कर लेंगे। तो आप पेपर के अंतिम क्षणों तक पढ़ाई की पोथी से जरूर जुड़े रहें। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? तो नवदीप सिंह गिल ने। क्योंकि नीरज चोपड़ा आपकी सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, सुर्खियों में रहे हैं, तो इनसे संबंधित पुस्तक भी पूछी जा सकती है। तो द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसकी पुस्तक है? नवदीप सिंह गिल की है। अगला देखेंगे द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक जो पुस्तक है यह राजेश तलवार की है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसकी है? राजेश तलवार की है। अगला देखेंगे द इंडियन स्टोरी पुस्तक लिखी है बिमल जलान ने। देखिए इंडिया की स्टोरी सुनकर के क्या हो गए, बिल्कुल जल गए, तप गए। ऐसी पुरानी हम अपनी कुप्रथाओं को सुनकर के, अंग्रेजों के दबाव को सुनकर के हमें क्या हो गया, बहुत जलन हो गई, बहुत हम जलने लगे। तो किसने लिखी द इंडिया स्टोरी? बिमल जलान ने। नेक्स्ट देखेंगे सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम। तो सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम नामक जो पुस्तक है वह लिखी है सलमान खुर्शीद ने। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अयोध्या से रिलेटेड जो आपकी बुक है सनराइज ओवर अयोध्या, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान खुर्शीद के द्वारा। अगला देखेंगे नॉट जस्ट अ नाइट वॉच मैन। नॉट जस्ट अ नाइट वॉच मैन, यह किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद राय के द्वारा। नॉट जस्ट अ नाइट वॉच मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद राय के द्वारा। अगला देखेंगे लाल सलाम। तो लाल सलाम ए नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई है? स्मृति ईरानी के द्वारा। स्मृति ईरानी के द्वारा लाल सलाम ए नॉवेल नामक पुस्तक लिखी गई है। अगली देखेंगे द लिविंग माउंटेन पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद घोष के द्वारा द लिविंग माउंटेन पुस्तक लिखी गई है। द लिविंग माउंटेन अरविंद घोष के द्वारा। लाल सलाम ए नॉवेल स्मृति ईरानी। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन विनोद राय। सनराइज अयोध्या सलमान खुर्शीद। द स्टोरी इंडिया तो विमल जालान। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा गुरदीप सिंह गिल। और लास्ट हमारी पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया डॉट इसके बाद आपका काफ़ी लंबा नाम है और लास्ट में आ जाता है पोएम बुद्धा। तो लाइट ऑफ एशिया पोएम बुद्धा किसके द्वारा लिखी गई है? जयराम नरेश के द्वारा। द लाइट ऑफ एशिया पोएम बुद्धा के लिए किसके द्वारा लिखी गई है? जयराम नरेश के द्वारा। अगला देखेंगे, बिल्कुल भी वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा, आपके लिए बिल्कुल अमृत वर्षा हो रही है, क्योंकि समसामयिक से 10 प्रश्न बनेंगे, 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे और माइनस मार्किंग है। ये मत सोचिएगा कि पैट में स्कोर अच्छा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप सिर्फ पैट परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि आप आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बैठ रहे हैं जिनमें बनने के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर आप इसमें चूक करते हैं, इसका मतलब है कि आप आने वाली सभी परीक्षाओं से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए पीटी परीक्षा को सबसे ज़्यादा सीरियस लीजिएगा। आपको चाहे लेखपाल बनना है, आपको चाहे ग्राम विकास अधिकारी बनना है, चाहे आपको पीटी के माध्यम से आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठना है, तो ये मत सोचिएगा कि जब वह परीक्षा आएगी तब तैयारी कर लेंगे। ये समझिएगा कि आपका सपना यही है और यही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि पीटी के अलावा कुछ भी नहीं है। और आगे आने वाले समय में पीटी को किस किस वैकेंसी में जोड़ दिया जाए कुछ पता नहीं। तो नवीनतम नियुक्तियों को भी देख लेंगे। डीआरडीओ के नवीनतम अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। डीआरडीओ के नवीनतम अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। जो नियुक्तियां आपकी 2022 में ऐसे पद हैं जो नए रूप से सृजित किए गए हैं, नए लोगों को नियुक्त किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और नियुक्तियों से आपसे 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश पटेल। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश
पटेल। राष्ट्रपति वर्तमान में कौन निर्वाचित की गई हैं? तो द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति निर्वाचित की गई हैं। कौन से क्रम की हैं? तो 15वें क्रम की हैं। ये आदिवासी समुदाय से रिलेट करती हैं, इसके साथ साथ ये एनडीए पार्टी से हैं। और अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ इस पद पे आने के पहले ये किस जगह से राज्यपाल थीं या आपके सदस्य थीं, राज्यसभा सदस्य थीं, क्या थीं? जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये किस पद से अब राष्ट्रपति पद पर आई हैं, ये आप जरूर बताएंगे। अगला देखेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को नियुक्त किया गया है, जो कि 16वें क्रम के हैं और पद के क्रम में 16वें है। यदि व्यक्ति के क्रम में पूछे जाएं तो इनका क्रम 14वां है, क्योंकि कई आपके ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो दो बार नियुक्त हुए हैं, तो इस कारण इनका जो पद है वह 16वां है और व्यक्ति के रूप में यह 14वें नंबर पर आते हैं। राष्ट्रपति के सचिव कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति के सचिव है राजेश शर्मा। और शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विश्वनाथन आनंद। शतरंज महासंघ के आपके सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विश्वनाथन आनंद। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि 1991-92 में प्रारंभ किया था, पाने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन है? विश्वनाथन आनंद। इन्हें शतरंज का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें 5 आपके पैरा एथलीट है, इसके बाद 7 आपके एथलीट खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग संस्था आपकी असंवैधानिक संस्था है। पहले तो यही जान लीजिएगा कि नीति आयोग जैसे किसी भी आयोग का संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग जो आपका बनाया गया था वह आपका 2012 में समाप्त हो जाती हैं उसकी योजनाएं। उसके बाद आपके 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। तो नीति आयोग असंवैधानिक आयोग है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो परमेश्वर अय्यर हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यूएनओ में जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं वह है रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में आपके यू ललित को 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। WHO के महानिदेशक कौन है? तो WHO जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की जाती है। 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर टेड्रोस। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली के उपराज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है विनय कुमार सक्सेना को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है राजीव कुमार को। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में है। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 3 सदस्य यानी कि 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों से मिलकर के आपका निर्वाचन आयोग बनाया जाता है, जिसमें आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। अगला देखेंगे, सीबीएसई की अध्यक्ष कौन है? तो सीबीएसई की हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त की गई है निधि छिब्बर। और एनसीईआरटी की अध्यक्ष कौन है? तो एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं दिनेश प्रसाद शकलानी। यूजीसी के अध्यक्ष यदि पूछ लिए जाएं तो यूजीसी के अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। अगला देखेंगे, सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो सिडबी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है माधवीपुरी पुच। जो नियुक्तियां महिलाओं की गई हैं या आपकी प्रथम महिला नियुक्त की गई है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अगला देखेंगे, यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो भारत के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं अजय सूद। और इसके साथ साथ यदि भारत के विदेश सचिव पूछ लिए जाए तो विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। बहुत स्पीड से चल रही हूँ और मैं ऐसे ही चलती रहूँगी, बस आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वरना मैं आपकी स्पीड के अनुसार कम या ज़्यादा नहीं हो सकती हूँ। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि समय बहुत ही लिमिटेड है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अरुण कुमार मिश्रा को। एक बार फिर से मेरे साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट को रिपीट कीजिएगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष
सुमन बेरी। सीईओ परमेश्वर अय्यर। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। मुख्य न्यायाधीश यू ललित। सीबीएसई की पहली महिला अध्यक्ष निधि छिब्बर। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि सिडबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी पुच। इसरो के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसरो के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एस सोमनाथन। और ये किसके स्थान पर आए हैं? तो के शिवान के। महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? सोनाली सिंह को। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिएगा, यदि महालेखा नियंत्रक पूछा जाएगा यानी कि सीजीए तो सोनाली सिंह, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक पूछा जाएगा तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला देखेंगे, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला। डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक नागोजी ओंकाजा इवेला। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्य आर्थिक सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है अनंत नागेश्वर को। और विदेश सचिव मोहन क्वात्रा को। वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? आर दिनेश। और इसके साथ साथ कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? विनय पॉल। भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र कुमार पठानिया को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। अब वित्त आयोग की बात आई है तो एक सेकंड रुक करके यहाँ समझ लीजिएगा कि वित्त आयोग का वर्णन आपके अनुच्छेद 280 में किया गया है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी थे। 14वें कौन थे? तो आपके 14वें थे वाई.वी. रेड्डी। 15वें कौन है? तो एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह। पूरा नाम आ जाए तो ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि उन्होंने शॉर्ट फॉर्म याद कर रखी है और परीक्षा में जब उनका पूरा नाम दिया जाता है तो वह ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है। एक बार नाम दिया गया था वी.डी. सावरकर। अब वी.डी. सावरकर का पूरा नाम ही नहीं याद होने के कारण एक लोगों का प्रश्न पूरा गलत हो गया। वासुदेव मवलांकर उनका जो पूरा नाम था, तो वी.डी. सावरकर का पूरा नाम ना उन्हें याद होने के कारण, और वी.डी. सावरकर ऑप्शन में था नहीं, इसलिए उनका गलत हो गया। तो आप दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। एन.के. सिंह कौन है? तो नंद किशोर सिंह भैया। ऑप्शन में जैसा मिले सही टिक करके आना। अगला देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। सीबीआई के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। मैं दो बार इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा, मैं दो बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा, आप 2 बार 3 बार 4 बार सुनेंगे तभी आप याद रख पाएंगे। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? विजय सांपला को। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी की पहली महिला महाअध्यक्ष नियुक्त की गई हैं अलका मित्तल। सिडबी की पहली महिला महाअध्यक्ष माधवीपुरी पुच। सीबीएसई की निधि छिब्बर। डब्ल्यूटीओ की नागोजी ओंकाजा इवेला। इन मुख्य महिलाओं को जरूर याद रखिएगा। अगला देख लीजिएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है घृति बनर्जी को। तो इस प्रकार आपके 27 मिनट में मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। बचे हुए 3 मिनट में, सिर्फ 3 मिनट में आप देखिएगा कि किस प्रकार मैं योजनाओं का निपटारा करती हूँ। अगला प्रश्न हम देखेंगे, महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से। तो मिड डे मील का परिवर्तित नाम क्या हो गया है? तो मिड डे मील नामक योजना जो आपकी 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई थी, उसका नाम वर्तमान में परिवर्तित करके कर दिया गया है पीएम पोषण योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने की पूरी संभावना है। अम्मा वहिनी योजना जो कि किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो अम्मा योजना और वहिनी योजना सिक्किम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें आपके गैर कामकाजी महिलाओं को अम्मा योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक या 20,000 तक की आपकी सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वह आत्मनिर्भर होकर अपना कोई भी रोजगार प्रारंभ कर सकें। और वहिनी योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की। और इसके साथ साथ हम देखेंगे प्रोजेक्ट सद्भावना। प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है असम की सरकार ने, किसके लिए? तो लंबित फाइलों का निपटारा करने के लिए। भूमि और आपके कानून से संबंधित जितने भी लंबित मामले पड़े हुए हैं उन्हें निपटाने के लिए असम सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना चलाया जा रहा है। उड़ान प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया है? तो उड़ान नामक प्रोजेक्ट चलाया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा, जिसमें आपकी जितनी भी महिलाएं और बालिकाएं हैं उनको मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी।
जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए उड़ान 2.0 क्यों चलाया गया है, तो वह आपका चलाया गया है किसानों के लिए। इसके साथ उड़े भारत का आम नागरिक क्यों चलाया गया था, तो भारत के नागरिकों को हवाई जहाज की यात्रा सुलभ कराने के लिए। तो इस प्रकार आप चीज़ों को याद रखेंगे। थैला बैंक किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो थैला बैंक नामक एक योजना है जो लखनऊ नगर निगम उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पॉलीथीन के प्रयोग को बिल्कुल वर्जित करने के लिए थैला बैंक परियोजना चलाई जा रही है। स्ट्रीट परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो स्ट्रीट परियोजना केरल सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो कि पर्यटन के क्षेत्र की जानकारी देगी। मीन्स उस क्षेत्र में जहां पर आप हैं आसपास कौन सा पर्यटन क्षेत्र है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वहां आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्या आप देखने वाले हैं, इत्यादि चीज़ों के बारे में स्ट्रीट परियोजना के अंतर्गत पता चलेगा। सुजलाम 2.0 या सुजलाम योजना या आपके कैच द रैन अभियान, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो जल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे पंख अभियान। पंख अभियान मध्य प्रदेश की महिलाओं के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है बालिकाओं को सशक्तिकरण बनाने हेतु। तो बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए पंख योजना या पंख अभियान किसके द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और उड़ान प्रोजेक्ट राजस्थान की सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट सद्भावना असम के द्वारा। अम्मा बहन योजना सिक्किम के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हर घर दस्तक अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो हर घर दस्तक अभियान है आपका केरल सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है, तो कोविड-19 टीकाकरण को पूर्ण रूप से करने के लिए आपकी केरल सरकार के द्वारा घर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। पढ़े भारत अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 8वीं तक भाषा जो है शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। दिशांक ऐप किसके द्वारा चलाया गया, तो दिशांक नामक ऐप कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसका संबंध है भूमि रिकॉर्ड की डिजिटल उपलब्धता। भूमि से संबंधित जो भी आपके रिकॉर्ड है वह आपके दिशांक ऐप के अंतर्गत आपको डिजिटल फॉर्म में ही प्राप्त हो जाएंगे। अगला देखेंगे किसान मोबाइल ऐप किससे संबंधित है, तो किसान मोबाइल ऐप आपका संबंधित है मौसम संबंधी जानकारी से। IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, शुरू किया गया, जिसके माध्यम से जो किसान हैं वे मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। सेक्रेड योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो सेक्रेड योजना सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सेक्रेड योजना सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। बहुत ही फास्ट तरीके से पढ़ाया है, मैं मानती हूँ मुझे इतनी जल्दी शायद नहीं पढ़ाना चाहिए। तो आपका काम है कि आप वीडियो की स्पीड को अपने हिसाब से कम कर लीजिए या वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए, लेकिन मेरे द्वारा बताए गए इन एक एक क्वेश्चनों को अमृत की समान जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न छपना तय है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। ये टॉप 100 की श्रृंखला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। और आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक बात ज़रूर बताइएगा, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को रिपीट करवा सकता है, और अगर है तो बशर्ते आप उसे भी देखिए, इसके साथ साथ इससे भी जुड़े रहिए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आपने अभी तक बिना कहे लाइक भी कर दिया होगा, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको प्रोवाइड हो सकें। अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, आपने सीखा है, आपसे ज़्यादा किसी ने नहीं सीखा है, और जो आप नहीं कर पाएंगे वह कोई नहीं कर पाएगा। ये चीज़ मत लाइएगा कि आपने कम पढ़ा है, कम सीखा। आपने जो कुछ सीखा है वह बहुत है, और अब उससे आगे सीखने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हाँ, मैं कह रही हूँ कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपने जो सीखा है उसी को रिवीजन कीजिए, उसी को बेहतर बनाइए। समय बहुत कम है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।